हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम 10th क्लास साइंस को पूरा कवर करने वाले हैं। शुरू किया था हमने केमिस्ट्री से, फिर हमने कुछ चैप्टर किए थे बायो के। लास्ट चैप्टर जो हमने किया था वो लाइट, एंड देन हमने किया था ह्यूमन आई। ये दो चैप्टर हम कर चुके हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। नो डाउट ये पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं चैप्टर से। पहले एक बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है करंट और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस। करंट और इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है? करंट जो है वो एक स्मॉल यूनिट है, और जब इसी करंट को ब्रॉड लेवल पे हम अगर डिस्कस करते हैं उसे बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए ब्रॉड टर्म, यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉड टर्म। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। होता क्या है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? कौन उसे पास करेगा, कौन उसे अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये चीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। और जैसा कि आपको पता है, जो आपके मेटल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये बोल सकते हैं यही आपकी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। द फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज है, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, अगर हम एक वायर लेते हैं, ये हमने एक वायर लिया, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये मेटल का वायर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर की करें, या फिर आप मैग्नीज की करें, ये सब की। अब इलेक्ट्रॉन है, क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, इसी को बोला जाता है क्या? करंट। ये जो चार्ज है, ये जब मूव करेगा तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया हमारा? फ्लो ऑफ चार्ज हो गया हमारा करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज हैं जो मूव कर रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम एक बात देखें, क्या अगर कोई वायर है, ये एक वायर है, अगर ये ना किसी भी एंड से अटैच नहीं है, अभी एक ऐसा एक ओपन सर्किट है, बाहर कहीं से भी अटैच नहीं है, इसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पावर सप्लाई नहीं दी जा रही, क्या इसके अंदर अब भी चार्ज मूव कर रहे हैं? यस, किसी भी मेटल की वायर के अंदर या मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ऐसे करके, कोई इधर कोई इधर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपको 10 दोस्तों को, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, उन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया है, सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, तो जो नेट आपका मूवमेंट है, क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज बोला गया था। फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज मूव करता है उसी को बोलते हैं क्या? करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो आपके दोस्त हैं या आपको जिस रूम में बंद किया गया है, वहां पे कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रहा, सिंगल डायरेक्शन में नहीं चल रहे, हर कोई अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में, इसे बोला जाता है रैंडम मोशन, यू कैन से। हर कोई क्या दिखा रहा है? रैंडम मोशन शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी कोई भी नेट मूवमेंट नहीं हो रहा। तो चार्ज क्या नहीं कर रहा? चार्ज मूव नहीं कर रहा, और चार्ज मूव नहीं करेगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये जो वायर थी, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन्हें टर्मिनल के साथ अगर अटैच कर दिया जाए, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाए, तो अब आपका जो नेट मूवमेंट होगा वो सिंगल डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको बोला जाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर कितने
चार्जेस ने, अगर इसको दिखाया जाए तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। अगर ये हमने ले लिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये आपके चार्जेस हैं, इसके अंदर फ्री चार्जेस हैं, तो 1 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन को कितने चार्ज पास करके गए हैं वो ही क्या है आपका करंट, उसी को बोला जाता है क्या करंट। अब जो चार्ज है उसको क्यू से दिखाया गया, क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू आई, ऐसे करके दिखाया गया। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आगे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वन विच इज पॉजिटिव चार्ज मूव ऑर्डिनली। इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ क्या, अगर पहले इनिशियली क्या माना गया था, जो प्रोटॉन है या यू कैन से पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा पहले माना गया था। लेकिन बाद में तो उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशन है हमने मान लिया। अगर मैं ये एक सर्किट बनाता हूं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे बड़ा बनाया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाया जाता है। अगर यहाँ पे कोई की हमने लगा लिया और यहाँ पे कोई बल्ब ऐसे करके अटैच है, तो इसमें होगा क्या, जो करंट का फ्लो होगा कहाँ से, ऐसा माना गया था पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट से। क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा आपका इस तरफ, ऐसे हमने ये माना था कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमने इनिशियली ले लिया। लेकिन बाद में क्या पता चला, जो आपका करंट है ये तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण होता है। तो ये तो सारा सीन उल्टा हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे करके जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इससे क्या हो रहा था, जितने भी आपके डेरिवेशंस बनी हुई थी या जितने भी आपके फॉर्मूलाज आपके डिराइव हुए थे, सारे के सारे क्या हो रहे थे, गलत हो रहे थे। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि जो आपका करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कन्वेंशनल, जो हमने एज्यूम किया है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसे बोल दिया गया कन्वेंशनल करंट। इसे क्या बोल दिया गया, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, जो रियल करंट है, उसे बोल दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे करके आपके दो तरीके के करंट हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट और एक आपका कन्वेंशनल करंट। तो हमेशा किसको स्टडी करते हैं, कन्वेंशनल करंट को, जो कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इसी के लिए बोला गया है द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज वन, पॉजिटिव चार्ज मूव टू ऑर्डिनरी, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कहां, नेगेटिव की तरफ। अब ये जो चार्ज है या फिर ये जो करंट है, इसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए। तो इसकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी तेज करंट आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। अब देखिए, क्योंकि ये क्या है, करंट है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, अब यहां जा रहा है, तो करंट को मेजर करना है। तो इसीलिए क्या है आपका जो एमीटर है वो हमेशा कहां लगेगा, सीरीज में। आपको दो चीजें बस यहां से याद रखनी है, करंट का जो डायरेक्शन है, एक कन्वेंशनल है, एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा इसको मेजर किया जाता है एमीटर से। और हमेशा कैसे अटैच करेंगे आप इसको, हमेशा सीरीज में ही अटैच करेंगे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आर लूप क्लोज पाथ फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। द पाथ इज मेड यूजिंग अ सर्किट वायर्स, रजिस्टर्स, बैटरी, जो भी आपको लगाना है। स्टार्ट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्लोइंग। इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ होता है, जहां से जो इलेक्ट्रॉन है आपका फ्लो करना शुरू करता है, उसी को बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। और जहां पे एंड करता है, मतलब कि एंटर करता है, वापस आता है, उसे बोलते हैं रिटर्न पॉइंट। इसमें बस इतना ही था। अब क्वेश्चन करते हैं, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट इज ऑफ 1 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, a current of 1 ampere drawn by a filament of electric bulb for 20 minutes। टाइम कितना आया इसके पास, 20 मिनट्स। आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट निकालना है। क्योंकि आपको पता है
चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या था आपका? चार्ज पर यूनिट सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज आपके फ्लो किए हैं। अगर आपको चार्ज निकालना है तो ये आपका यहां चला जाएगा, ये आपका टाइम यहां चला जाएगा, तो टाइम हो जाएगा आपका करंट के साथ मल्टीप्लाई, और वो क्या निकाल देगा? आपका चार्ज निकाल देगा, क्योंकि आपका जो करंट है वो दिया गया है 1 एम्पियर, और आपका जो टाइम है वो दिया गया है 20 मिनट्स। मिनट्स को करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, और ये आपका आ जाएगा 1200 कूलाम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट है वो क्या है? कूलाम। तो यहां से आपका आ गया क्या? 1200 कूलाम का आपका चार्ज निकल गया। आगे चलते हैं, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या है? अगर आपका एक चार्ज ये है और अगर आपका एक चार्ज ये है, क्योंकि इन पे अगर सेम पोलैरिटी के हैं, अगर ये सेम पोलैरिटी के हैं तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ये डिफरेंट पोलैरिटी के हैं तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें सबको पता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे उसे ही बोला जाता है कूलाम फोर्स, उसे बोल देते हैं कूलम फोर्स, एंड डिनोटेड बाय एफ। और ये किसके बराबर होगी? ये जो फोर्स है, जितना बड़ा आपका चार्ज होगा, जितना बड़ा आपका चार्ज होगा, जितना बड़ा उसके ऊपर चार्ज के ऊपर मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा, अगर दो कोई चार्ज है, दो कोई चार्ज है, अगर उसके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा हो जाएगा, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो उतना ही क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए लिखा जाता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो आपने 9th क्लास में किया था। G इज इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। उसमें क्या था? उसमें मास था, क्योंकि वो कैसा फोर्स था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। ऐसा ऐसा सही फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि आपका ना जितना ज्यादा साइज होगा, जितना ज्यादा मास होगा, कोई ऑब्जेक्ट उतनी ही ज्यादा स्पीड से गिरेगा। अब इन दो आपके अगर ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से जिसका मास ज्यादा होगा वो उतनी स्पीड से जाएगा। सेम केस में अगर देखें कि अगर ये दो चार्ज हैं, जिसका भी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वो ही क्या करेगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा। सेम केस में इनको जब आप ऐड करते हैं दोनों को, तो आपका फोर्स निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्या पता चली आपको? चीजें क्या पता चली यहाँ से पता चला कि जो आपका फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के मैग्नीट्यूड से। और दूसरा आपको क्या पता चला? जितना ज्यादा आपका रेडियस होगा, या आप बोल सकते हैं डिस्टेंस होगा, उतना ही आपका फोर्स क्या होगा? कम होगा। दो चीजें आपको यहाँ से पता चलती हैं। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। ये जो दो चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसके ऊपर यह क्या करेगी? एक्ट करेगी यहाँ पर। यही है आपका क्या? कूलम्स लॉ। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और ये दूसरा चार्ज है, और ये इसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये डिस्टेंस आपका यहाँ से डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी पे है। और इन्फिनिटी से और यहाँ तक जो लाने के लिए, इसको यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन आपका लगा, उसी को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहां वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज रेस्ट पे हैं, आपकी दो तरीके की फोर्स होती हैं। एक आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपकी फोर्स जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, स्टैटिक मतलब जब कैसा हो? रेस्ट पे। जब एक आपके पास एक चार्ज है, कोई किस पे होगा? रेस्ट पे होगा, तो चारों तरफ क्या करेगा? एक फोर्स अपने एक चारों तरफ एक एरिया
उसका डिफाइन होगा, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसी फोर्स को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज ने स्टैटिक पोजीशन पे होने के बावजूद दूसरे चार्ज के ऊपर लगाई। तो एक चार्ज अगर इन्फिनिटी पे था, डिस्टेंस उसका कितना था? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से उसे एक नॉन डिस्टेंस पे लाने के लिए जो वर्क डन बीच में करना पड़ा हमें, इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? Electric potential difference between 2 points in a circuit carrying some current is the amount of work done moving a unit charge from one point to another point। मतलब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से, अब इस पॉइंट को यहां तक तो आप ले आए, अब यहां के बाद और यहां तक अगर इसे लाना है, ये क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। अगर फोर्स लगाएंगे, फोर्स क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। यही तो हुआ। तो ये जितना डिस्प्लेस करके अगर अंदर आएगा, मतलब एक चार्ज के ऊपर आपने क्या किया? फोर्स लगाया, मतलब वर्क डन करवाया किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए। वो जो आपने वर्क डन किया, इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आगे चलते हैं। ये देखिए आपका जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है, क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन किस में मेजर करते हैं? जूल में। चार्ज को किस में? कुलाम में। तो जूल पर कुलाम आपका यूनिट हो गया किसका? एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलते हैं। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलाम। चार्ज कितना दे दिया आपको? चार्ज दे दिया आपको 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया आपको? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। इतना आपको दे दिया। क्या पूछा है? हाउ मच वर्क डन। वर्क डन पूछा है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप वर्क डन पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ था? 12, और वर्क डन कितना दिया हुआ है? 2 कूलाम का। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 24। वर्क डन की यूनिट जूल, तो ये हो गया आपका 24 आपका जूल। ये यहां से निकाला गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट कोई आपका अगर ये सर्किट बना दिया जाए ऐसे करके, कोई चीज आपने अटैच कर दी, बीच में एक बल्ब लगा दिया, फिर यहाँ पे कुछ और कोई सेकंड अप्लायंस फिर लगा दिया आपने यहाँ पे। ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक सर्किट की, कौन सा पाथवे वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन आपका वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलने वाला है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जो यहां से निकल के जो पाथवे फॉलो करने वाला है, उसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। और जिस एक डायग्राम के थ्रू हम उसे दिखाते हैं उसे बोला जाता है सर्किट डायग्राम। अब कुछ सिंबल्स, आपका जो सेल होगा वो ऐसे करके दिखाया जाएगा। अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिखाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव ना भी लिखे तो भी चलेगा। जो आपका बड़ा ऐसे करके डैश जो लगाया होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हमेशा वहां से करंट निकलेगा, आपका चार्ज निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है एंटर यहाँ पे करेगा क्योंकि ये कैसा है आपका नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब यहाँ से निकलेगा और उधर जाएगा, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा। क्योंकि हमने कन्वेंशनल करंट लिया है तो करंट का डायरेक्शन तो फिर यही हो जाएगा, जो कि क्या रहेगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आगे चलते हैं। बैटरी क्या है? when cells are attached in series बहुत सारे सेल्स को, बहुत सारे आपके सेल को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया एक ही जगह, इसी को बोला जाता है क्या? बैटरी। बहुत सारे सेल्स को लगा दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? बैटरी। ये देखिए सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, बहुत सारे सेल्स को क्या कर दिया है? अटैच कर दिया। ये प्लग की है, स्विच अभी ओपन है, और अगर यहाँ पे डॉट लगा दिया गया, अगर यहाँ पे डॉट लगा दिया तो ये कैसा है? क्लोज है। और अगर ये ऐसे करके छोड़ा हुआ है तो स्विच कैसा है? अभी ओपन है। ओपन स्विच होने का मतलब क्या है? अगर ऐसा कुछ दिखाया हुआ है मतलब नो करंट इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग। अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहां से क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां से क्या है? अभी गैप है, अभी क्लोज है सर्किट आपका।
ये वायर जॉइंट है, बल्ब को ऐसे करके दिखाते हैं जो ये यहाँ पे दिखाया था मैंने। आगे चलते हैं, ये क्रॉस पॉइंट्स हैं, ये रजिस्टर है जो आपको याद रखना है। रजिस्टर को ऐसे करके दिखाया जाता है, इसके ऊपर आर से इसको डिनोट किया जाता है। एमीटर, एमीटर, एमीटर किस लिए? आपको करंट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्या? एमीटर। वोल्ट मीटर क्या है? 2 पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट का क्या है? ये क्या है? पोटेंशियल। मतलब 2 तरीके की पावर में क्या है? एक तरीके का डिफरेंस है, कितना आपको काम करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट जाने के लिए। तो करंट को हमेशा आप जो एमीटर है उसको हमेशा लगाएंगे सीरीज में, और आपका जो वोल्ट मीटर है इसे लगाएंगे आप हमेशा पैरेलल में। आपको ये चीजें ध्यान हमेशा रखनी है। शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। ओम्स लॉ को समझने के लिए आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पे। अगर हम इस लेवल तक इसमें पानी फिल कर रहे हैं और इसमें इस लेवल तक पानी फिल कर रहे हैं, अगर एक और यहाँ पे लेते हैं अपन एग्जाम्पल के लिए, इसको इस लेवल तक ही फिल किया है, पर दूसरी जो बकेट है वो बहुत ही कम फिल्ड है, यहां तक उसे क्या किया गया है? फिल किया गया है, और दोनों बकेट को अटैच करवाया गया है एक पाइप के साथ। ये देखो, ये इसका क्या है? एक तरीके का ये इस तरीके का क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब क्या है? पावर है। और ये इसका पोटेंशियल है, इस वाली का पोटेंशियल है, ये इसका पावर है। ऐसे ही इसका भी कुछ पोटेंशियल रहा होगा, इसका ही पोटेंशियल रहा होगा। पोटेंशियल मतलब एक तरीके का, अगर आप वाटर के साथ इसे रिलेट करें तो इसका पावर कितना ही प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। अगर इन दोनों में देखें पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें जो है आपका पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें यहां तक भरा हुआ है। इसमें अगर यहां तक भरा हुआ है तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बस ये है, बहुत छोटा सा। लेकिन अगर इनका केस देखें तो इसमें पानी यहां तक भरा है और इसमें पानी फुल भरा है यहां तक, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? यहां तक। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ज्यादा। इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो देखिए, पानी किसमें से किसमें जाएगा? हमेशा चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। मतलब यहाँ पे चीजें, यहाँ पे पानी ज्यादा है, जो ज्यादा से कहाँ जाएगा? कम की तरफ। ये तो कंफर्म है कि पानी का जो मूवमेंट होगा वो इस तरफ होगा, दोनों में ही राइट साइड की तरफ पानी जाएगा। लेकिन स्पीड किसमें ज्यादा होगी? स्पीड किसमें ज्यादा होगी? जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। मतलब देखो, ये तो थोड़ा सा ही भरने को रह रहा है, तो इसमें धीरे 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 पानी जाएगा और लेवल पे आने के बाद एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसके बाद पानी का जो मूवमेंट है रुक जाएगा, किसी भी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इनमें अभी पानी के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पावर का, पोटेंशियल मतलब पावर, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें स्पीड भी क्या आएगी? ज्यादा। मतलब क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में होगा उतनी ही स्पीड से क्या जाएगा? हमारा करंट जाएगा। इसी को बोला जाता है बस ओम्स लॉ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम क्या? R, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हम इसकी टर्म में देखें, रेजिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मूव कर रहे थे, रैंडम मूव कर रहे थे इनिशियली। जैसे ही आपने यहाँ पे एक स्विच लगाया, यहाँ पे अपने एक स्विच लगाया और उसे कर दिया क्या? अटैच। मतलब आपने क्या कर दिया? यहाँ पे एक बैटरी इंड्यूस करवा दी और करंट का मूवमेंट हो गया शुरू। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना शुरू करेंगे। सही है, यहां तक सही है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागना शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या है? अगर आप एक लाइन में भी चल रहे हो, स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल में अगर आप लाइन में चलते हो फिर भी एक दूसरे से पांव क्या हो जाता है? भिड़ जाता है। वो जो पांव भिड़ जाता है, ऐसा इनमें होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? भिड़ेगा। और एक दूसरे से भिड़ेंगे अगर, तो क्या होगा? इनकी जो स्पीड है, इनकी जो स्पीड है, जो इनकी मूवमेंट है, वो क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। मतलब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है? रेजिस्टेंस इज रिटार्डेशन टू करंट। जो करंट को क्या करे? उसमें दिक्कत, कोई बाधा उत्पन्न हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? भिड़ रहे हैं। और ऑल ओवर इनका स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये जो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को क्या करेगा?
रोकेगा, डिक्रीज करेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। अब आपने एक लाइन बड़ी पड़ी होगी, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड जो आपका एक यहाँ पे जो चार्ज है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी रही होगी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है, दूसरा चार्ज है उसके पास भी रही होगी हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ स्पीड से चल रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन जैसे ही एक दूसरे से टकराएंगे, अगर ये चल रहा है 10 की स्पीड से और ये 15 की स्पीड से चल रहा है, जैसे ही दोनों टकराएंगे 10 वाले की स्पीड तो और भी कोई 9 या 8 के आसपास चली जाएगी और 15 वाले की स्पीड वही कोई 14 या 13 के आसपास चली जाएगी। मतलब ऑल ओवर क्या हुआ, इनकी क्या हुई, स्पीड कम हुई। स्पीड का मतलब एक तरीके से क्या कर बोल सकते हैं हम, एनर्जी क्या हो गई, लूज हो गई। एनर्जी का लूज होना क्या है, एनर्जी लूज होना क्या है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यही एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में डिसिपेट होएगी, हीट की फॉर्म में। ये जो एनर्जी एक दूसरे से कोलिजन मतलब भिड़ना, एक दूसरे से कोलिजन के बाद जो एनर्जी लूज हुई है वो ही डिसिपेट होगी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। आपका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी हीट होगी। ये आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो भिड़ेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। अब जैसा कि आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितना आपका करंट होगा उतना ही आपका, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड से आपका करंट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपने यहाँ पे क्या ले लिया, करंट, और यहाँ पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका क्या बनेगा, एक लीनियर ग्राफ। मतलब जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आप, जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। इसी ग्राफ को बोलते हैं लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट लाइन प्लॉट ही बोल सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करने वाला है। पहला है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, कि वायर का नेचर कैसा है, वायर का नेचर कैसा है। एक तो ऐसा वायर है जिसपे इलेक्ट्रॉन बहुत कम फ्री हैं, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। और दूसरा एक ऐसा वायर है जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो एक दूसरे से क्या होगा, कोलिजन भी बहुत ज्यादा होगा, और कोलिजन बहुत ज्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे। दूसरा करेगा लेंथ पे, किस पे, लेंथ पे। एक ये है और एक ये है आपके पास, इसका लेंथ इंक्रीज करते हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये इधर है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ये भाग के ये वाला एरिया पार करना है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन ये वाला इरेज करते हैं। आपका जो विड्थ है वो इक्वल है, ये वाला विड्थ और ये वाला विड्थ क्या है, इक्वल है। एक इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां तक भागना है, क्योंकि इनको क्या है, इनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा बार भिड़ेंगे, और ये क्या पता इस सेक्शन में 2 ही बार भिड़े, लेकिन ये क्या है, अगर ये सेक्शन इनका डबल है तो ये 4 बार भिड़ेंगे। ये कैसे भिड़ेंगे, 4 बार एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। भिड़ना मतलब कोलिजन, 4 बार कोलिजन होगा। अगर कोलिजन ज्यादा है तो फिर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, ये देखिए, और दूसरा आपका यही है। इस बार क्या कर रहे हैं, लेंथ आप क्या कर रहे हैं, इक्वल रख रहे हैं, लेंथ आप इक्वल रख रहे हैं, लेकिन आप एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। इसका जो है एरिया क्या होगा, ज्यादा, इसका एरिया कम, लेकिन लेंथ दोनों की क्या है, इक्वल है। अब इसमें एरिया ज्यादा है, मतलब ये आराम से भागेगा, ये भी आराम से कोने कोने भागेगा, मतलब नो कोलिजन। लेकिन इनमें तो स्पेस उतना ही है, 2 कोलिजन तो दिखाएगा। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो कोलिजन आपका क्या है, कोलिजन कम है, मतलब ऑल ओवर रेजिस्टेंस भी क्या है, फिर कम है। तो 3 आपकी कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा आपका लेंथ है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। कंडीशन नंबर 2, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम क्या आपका रेजिस्टेंस। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 यू विल फाइंड आउट दैट R इज इक्वल्स टू
R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक आएगा क्या आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट यू कैन से, ये आ गया आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। अब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, अब क्या है ये, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया वेयर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके मटेरियल पे। हर किसी मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए ये लगा लेते हैं अपन टंगस्टन लगा लेते हैं, या तो फिर आयरन के अंदर जो हम यूज करते हैं आयरन के टंगस्टन लगा लेते हैं, क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको कहाँ यूज करते हैं हम, बल्ब के फिलामेंट में इसको यूज किया जाता है। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर का सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मटेरियल पे। मटेरियल की प्रॉपर्टी बदलेंगी, मटेरियल की प्रॉपर्टी बदलेंगे तो आपका क्या बदलेगी, रेजिस्टिविटी भी उसकी बदलेगी। आगे चलते हैं, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6, ये आपकी रेजिस्टिविटी की है। और इंसुलेटर की, ये तो मेटल्स की और एलॉयज की हैं, और मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रोकना। जो आपके इंसुलेटर हैं उनके पास मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ऑल ओवर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकेंगे, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी लाई करती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी है वो दी जाती है पर मीटर लेंथ अपन क्या करते हैं उसको डिराइव करते हैं, इसीलिए रेजिस्टेंस का जो आपका यूनिट है वो है ओम, क्योंकि इसे रेजिस्टिविटी को पर मीटर कर रहे हैं इसीलिए होता है क्या, ये ओम मीटर। आगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय जनरली हायर। अगर आपने कोई अलॉय मिलाया है, अलॉय बनाया, अलॉय मतलब क्या होता है, दो आपकी मेटल्स हैं उनको मिक्स करने के बाद आपने क्या किया है, मिलाया है, ये जो होता है अलॉय, इसकी रेजिस्टिविटी जो इसकी पेरेंट मटेरियल था उससे ज्यादा होती है। आगे, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस हैव लो रेजिस्टिविटी। क्योंकि आपको क्या कर रहा है, ये आपका टावर है और ये आपका है पावर हाउस और ये है आपका स्वीट होम, ये आपका होम है। यहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी लानी है, उसके बाद आपको कहाँ पहुंचानी है, घर पे पहुंचानी है। तो आपको क्या चाहिए कि रेजिस्टिविटी एक तरीके की क्या है, रेजिस्टिविटी मैंने बताया एक तरीके का लॉस है, करंट का लॉस होना। तो ये क्या चाहेंगे हम कि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा हो। अगर ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, अगर हमने 100 का करंट छोड़ा और घर पे पहुंचा है बस 90 का, हम ये चाहेंगे, या हम 100 का करंट छोड़ के घर पे चाहेंगे कि 99 पहुंचे, हम तो यही चाहेंगे 99 पहुंचे। 99 पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसकी रेजिस्टिविटी मतलब जो करंट को कम से कम रोके, करंट को कम से कम रोकेगा तो फ्लो ज्यादा से ज्यादा को होने देगा। तो इसीलिए हम किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम को, इसको करते हैं एल्यूमिनियम को और कॉपर को, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट को बहुत ज्यादा फ्लो करने देगा और ऑल ओवर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी उसी जो आपका मटेरियल होगा उसकी। आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। पहले तो देखिए कंडक्टर मेटल्स होते हैं, कंडक्टर क्यों होते हैं, ऐसे आपके सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो चार्ज है उसको मूव करवाने के लिए, तो उसी को बोला जाता है क्या, कंडक्टर। दूसरे होते हैं इंसुलेटर फॉर एग्जांपल नॉन मेटल, जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्री अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं होने देगा, तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है क्या, इंसुलेटर। अब जो बीच में जिनके पास कुछ हद तक तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहे हैं, और मतलब कि पूरा एकदम ऐसे फ्लो में नहीं जाने दे रहे हैं जैसे कि मेटल जाने दे रहे थे, पर उनसे इनकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, इसी को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। इनकी जो कैपेसिटी है
करंट को फ्लो करवाने की मेटल्स और नॉन मेटल्स के एकदम बीच में लाई करती है, इसी को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। रेजिस्टिविटी दैट फॉल बिटवीन इंसुलेटर और आपके कंडक्टर दोनों के बीच में लाई करेगी। अब बात करें अगर सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी मेटल से भी ज्यादा होती है, जिनकी जो कंडक्टिविटी है मेटल से भी ज्यादा होती है, उन्हें बोला जाता है सुपर कंडक्टर। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है आपका जो आपके करंट को जो आपके करंट के फ्लो को रोकता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दो तरीके से लगाते हैं, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल। तो पहले बात करते हैं सीरीज की। सीरीज मतलब ये लगे हुए, ये एक के बाद एक अगर लगा हुआ है, इसी को बोला जाता है सीरीज। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए, ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का है और ये रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम का। जैसा कि आपको पता है जो आपके सीरीज में रेजिस्टेंस है तो आपका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो पहले वाला कितना है? 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम का। टोटल कितना हुआ? 4, 3, 7 एंड 2 9 ओम्स यहाँ पे। ओके, अगर इसको कंपेयर करें हम पैरेलल से, किससे करें? पैरेलल से। पैरेलल में क्या करते हैं हम? जो रेजिस्टेंस हैं वो अप्लाई करवाते हैं एक दूसरे के ऐसे पैरेलल में, 1 2 3, ये आपने करवा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपने प्रोवाइड करवा दिया। और ये जो रेजिस्टेंस है अगेन वही, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का और ये 4 ओम का। क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 1/R2 1/R3, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसको करके देखते हैं। देखो R 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/2 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम लिया 12 आया, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया आपका 3। टोटल कितना आया? 6 और 4 10 और 3 13 और ये आ गया 12 अप्रॉक्स। इसको डिवाइड करते हैं, 12 से गया 1 पे और 10 बचा नहीं गया, 0 पॉइंट हो गया, 12 अटे 96, 1.08 ओम। अगर हम इसे सीरीज में लगा रहे हैं तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब एक तरीके का लॉस लगा लो आप इसके केस में। अगर आपको लॉस लगा लो एक तरीके का, हो रहा है आपको कितना? 9 ओम का, और यहाँ पे आपको हो रहा है 1 ओम का। तो कौन सा अच्छा है? ये वाला कम में काम चल रहा है। अगर यहाँ पे भी आपने 100 एम्पियर का करंट पास करवाया और यहाँ भी 100 एम्पियर का करंट पास कराया, तो यहाँ तो आपको डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा 91 एम्पियर और यहाँ पे आपको मिल रहा है 98.02, इतना कुछ आपको नहीं, 9892 इतना कुछ मिल रहा है आपको। देखो ये वाला ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तो चीजें क्या करते हैं, हमेशा हम ट्राई करते हैं जो आपके रेजिस्टेंस हैं उनको कैसे आप पैरेलल लगाएं। क्या लगाएं? पैरेलल। लेकिन बहुत सारी चीजें कैसी हैं, जैसे कि आपका आयरन लगा लो या आपका ओवन लगा लो, इनमें आपको क्या करना है? आपको हीट ही चाहिए एक तरीके का। जो ये रेजिस्टेंस था, मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस जो है ऑल ओवर क्या है? आपका जो रेजिस्टेंस है वो ऑल ओवर क्या है? एक तरीके का हीट ही है। और जो आपका ओवन है या आपका आयरन है या आपका माइक्रोवेव है, उसमें चीजें क्या कर रही हैं? उसमें जो है आपका सारी की सारा काम ही हीट का है। तो यहाँ पे आप चीजों को कैसे आप यहाँ पे सीरीज में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए? हीट ज्यादा चाहिए। आपको क्या चाहिए? हीट ज्यादा चाहिए। तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ उसे लगाने वाले हैं, कहाँ उसे यूज करने वाले हैं। मेन करंट डिवाइड इटसेल्फ इनटू करंट। तो अब कुछ और बात कर लेते हैं। जो सीरीज है, सीरीज में जो करंट है वो हमेशा सेम जा रहा होता है। सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उनमें करंट सेम होता है, और जो पैरेलल है, पैरेलल में करंट आपका क्या कर रहा होता है? अलग अलग जा रहा होता है। करंट क्या जा रहा है? डिफरेंट जा रहा है। अब
अगर आप सीरीज की बात करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था जो आपका वो कैसा था, डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर यहां से कोई करंट यहाँ पे घुसा, यहाँ पे करंट कुछ घुसा और यहां से अगर निकला, यहां से घुसा और यहां से निकला, तो यहाँ पे अगर 100 एम्पियर का था, 20 एम्पियर इन्होंने यूज कर लिया, तो यहाँ पे कितना आया 80 एम्पियर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या दोनों का अलग अलग है। सीरीज में जो है आपका पोटेंशियल क्या होता है, अलग होता है, लेकिन करंट सब में यहाँ से कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। जो आई का 1 करंट आया था वही सब में जा रहा है, तो करंट जो सीरीज में है वो सेम रहेगा और आपका पोटेंशियल है वो अलग रहेगा। अगर हम बात करें पैरेलल की, पैरेलल में क्या है, पैरेलल में देखिए यहाँ से करंट अलग गया, I1 अगर यहाँ से आया, अगर I करंट आया था तो पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3, ऐसे करके जाएगा, मतलब करंट क्या है तीनों में अलग है। इसके केस में जो करंट है वो कैसा है, डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ लगा है, सबने अपना अपना यूज किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यूज करने के बाद यहाँ निकला, यहाँ से यूज के बाद यहाँ निकला, यहाँ से यूज करने के बाद यहाँ निकला, तो पोटेंशियल तो सबका क्या है, पोटेंशियल सेम है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट कैसा होता है, अलग अलग होता है। अब एडवांटेज देख लेते हैं पैरेलल की ओवर सीरीज। सीरीज की बजाय हम पैरेलल क्यों प्रेफर करते हैं देख लेते हैं। अगर आप सीरीज की बात करें, अगर सीरीज की बात करें, ये आपका सीरीज में था, अगर बाय चांस यहां से अगर कनेक्शन कट जाता है, किसी भी वजह से यहां से कनेक्शन कट जाता है, तो पीछे के दो जो आपके अप्लायंस हैं वहां तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचेगी क्योंकि यहां से करंट कट गया है। अगर यही बात अगर हम इसमें करें, पैरेलल में अगर यही बात करें, अगर यहाँ से अगर हम काट दें, एक सर्किट को काट भी दें, तो इनमें तो करंट क्या है, इसमें I2 जा रहा था, इसमें I3 जा रहा था, वो तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जो आपका सीरीज है, अगर एक कंपोनेंट ही फेल हो गया तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अगर एक तो आपका है फोन और दूसरा है आपका एसी, दोनों में क्या डिफरेंस है, एसी तो बहुत ज्यादा करंट लेगा, फोन आपका बहुत ही करंट चार्जिंग का करंट लेने वाला है। तो आपका अगर सीरीज में है, सीरीज में करंट कैसा है, सेम है, तो सेम करंट से तो काम नहीं चलेगा, इसीलिए यहाँ पे चीजें सेटिस्फाई नहीं होती। अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, जो पैरेलल है वो मैंने बताया था, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब ऑल ओवर क्या हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, और सीरीज में वही क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। इस वजह से भी हम सीरीज वाले को प्रेफर नहीं करते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन इज हीट। हीट मैंने आपको बताया था क्या था, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका हीट होगा। टोटल वर्क डन बाय करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने के लिए जो क्या किया जाएगा, वर्क डन किया जाएगा, वही क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, हीट। ये जो वर्क डन है किसके बराबर होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जितना ज्यादा आपका टाइम, कितने टाइम तक वो फ्लो हुआ है। ये देखिए, अगर ये आपका क्या है, एक वायर है, एक करंट है, यहां से यहां तक जाना है। अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कितना है 10 और यहाँ का कितना है 8, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उस पर क्या कर रहा है, फर्क पड़ रहा है उस चीज का। उसके बाद करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये तो हमने देखा ही था, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा स्पीड से वो जाएगा, जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। और अगर ये सर्किट अगर 5 ही मिनट चला है तो उतनी हीट होगी, अगर ये चला है 50 मिनट तो उतनी ज्यादा ही हीट होगी। तो तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, आपका करंट पे और टाइम पे। अगर W = I × T है और V = क्या होता है, I × R, मैं यहाँ पे V की जगह रख देता हूँ I × R, और ये हमारा था I, ये यहाँ लिखा है और ये यहाँ पे T लिखा है। अब क्या हो गया, ये जो हमारा इक्वेशन है कुछ ऐसे बदल गया, 2 I हो गया आपके पास, I² R और T आपका एक इक्वेशन ये बन जाता है। अगर दूसरी ओर अगर आप इसी इक्वेशन में I की रख दें वैल्यू, अगर आपने I की रख दी, V = I × R होता है, और I की वैल्यू रखे तो V बाय क्या हो गया, R हो गया। V बाय R यहाँ पुट करना, अगर यहाँ V बाय R पुट करें तो I की जगह V × I की जगह रख दिया V बाय R × टाइम, तो ये क्या हो गया आपका V² × टाइम बाय रेजिस्टेंस। अगर इनमें से कोई आपका फॉर्मूला आता है तो वो तीनों के तीनों किसके होंगे, आपके हीट के होंगे। अब दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, स्टेट्स दैट
यहाँ से पता भी चल रहा है जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। ये देखिए यहाँ से पता चल रहा है हमें सीधा सीधा जो आपका हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है, आई स्क्वायर के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेजिस्टेंस के, ये रहा और ये रहा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितनी ज्यादा टाइम तक वो चलेगा उतना ज्यादा क्या होगी, हीट होगी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। जितनी तेजी से करंट जाएगा उतनी ज्यादा हीट होगी। ये आपका क्या है, कूलम्ब्स आपका लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्टिव अनडिजायरेबल, अगर आपको टीवी चलाना है, आपको एलसीडी चलाना है, आपको फोन चलाना है, क्या आपको वहां पे हीट चाहिए? नहीं। अगर हीट करेगा तो क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और उनकी एफिशिएंसी ऑल ओवर क्या कर देगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें ओवन की या हम बात करें आपकी आयरन की, इन सब की अगर बात करें, माइक्रोवेव की अगर बात कर लेते हैं, इनमें सारा का सारा जो फिनोमिना है, जो इनका प्रिंसिपल है, वो ही हीट पे बेस है। अगर हीट क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम ही तो चाहिए, तो यहाँ पे आपको हीट क्या करवानी पड़ती है, मैक्सिमम आपकी रिलीज करवानी पड़ती है ताकि इनकी जो एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर सके। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट, जो फिलामेंट है आपका, ये अगर आपका एक बल्ब है और ये इसके अंदर है आपका फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है ये जो फिलामेंट है इसका बना होता है टंगस्टन का, यहाँ पे लिखा होगा यहाँ का ही होगा, ये रहा टंगस्टन, तो टंगस्टन का बना होता है। चाहिए ये जो फिलामेंट है ये अपनी जो एनर्जी है उसका मोस्टली पार्ट तो किस में कर देता है, हीट प्रोड्यूस करने में क्या कर देता है, खराब कर देता है। बाकी का खराब नहीं, मतलब यूज कर लेता है। बाकी का जो इलेक्ट्रिक पार्ट रहेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, उसे यूज करेगा आपको लाइट देने के लिए। स्मार्ट पार्ट इज यूज फॉर रेडिएशन। अब फिलामेंट ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता इजीली, मतलब हाई टेम्परेचर में क्या कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 के बराबर है। द बल्ब्स आर फिल्ड विद, देखो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है इसको खराब नहीं होने देना है, तो इसके लिए क्या करें हम, यहाँ पे आपकी ऐसी आपकी गैस इसके अंदर फिल कर देते हैं जो कैसी है, नेचर में नोबल है, मतलब वो कोई रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए इसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस, इसको कम इफेक्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, करते हैं ताकि इसकी जो लाइफ है उसे बढ़ाया जा सके। आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैटल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करते हैं और आपका ओवन में यूज करते हैं, ये सब चीजें। अब बात करते हैं फ्यूज की। फ्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है फ्यूज, अगर ये आपका टीवी है और ये आपका सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट यहाँ से वायर आपकी मेन में गई और मेन से आपकी ये आ गया ट्रांसफॉर्म, जहां से आपकी बिजली आनी थी, यहाँ से बिजली आनी थी, तो क्या हुआ, आपका जो टीवी है वो चलता है 120 वोल्ट पे, जो कमर्शियल जो पावर कंजम्पशन है जो किया जाता है वो 120 टू 130 वोल्ट के बीच में लाई करता है। अब आपका टीवी इतने पे, या आप एलसीडी लगा लें, इतने पे काम कर रहा है, पीछे से क्या हुआ, करंट जो है किसी भी फॉल्ट की वजह से करंट इंक्रीज कर गया, जहां जो आपका मेंटेनेंस का वो था कि करंट को मेंटेन करके चलना था, कहीं पे वो क्या हो गया, अगर फेल कर गया तो किंटन जो आपका करंट है उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया और करंट अब 120 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट का आ गया। 440 वोल्ट आ जाएगा तो आपके सारे जितने भी अप्लायंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, आप बोल सकते हैं। तो आगे क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऐसा अप्लायंस ऐड करेंगे जिसका जो हीटिंग पॉइंट है, अगर आपकी 130 वोल्ट है आ रही है, अगर 130 वोल्ट आपकी आ रही है, यहाँ से 130 वोल्ट आ रही है यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी चलता है 120 के आसपास या 150 तक ये झेल सकता है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक अप्लायंस यूज करेंगे जिसके अंदर से एक पतली सी तार होगी, ऐसे करके पतली सी तार होगी जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आपकी मूव कर रही होगी। जैसे ही आपका जो वोल्टेज है 120 या 130 से अबव जाएगा, ये यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो करंट आगे जा ही नहीं रहा। करंट क्या हो गया आपका, करंट आगे जा ही नहीं रहा। अगर ये ब्रेक हो गया तो करंट आगे नहीं जा रहा, करंट आगे नहीं जा रहा, तो आपके जो यहाँ पे अप्लायंस थे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो जो फ्यूज है, इट इज जो आपका फ्यूज है प्रोटेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिक अप्लायंस। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे, अगर हमने पैरेलल कर दिया तो करंट तो फिर यहां से निकल जाएगा। पैरेलल नहीं करते, हम इसे क्या करते हैं, सीरीज में अटैच करते हैं, ताकि ये टूटे तो आगे करंट ही ना जाए, आगे के जितने भी आपके सिस्टम हैं सारे के सारे वो क्या करें, रुक जाए। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है, 130 से ऊपर अगर वोल्ट आ रहा है, अगर फ्यूज क्या करते हैं, हम ऐसे अटैच करते हैं कि हमें ये पता होता है ये जो अप्लायंस है कितना एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, उसकी हिसाब से जितना अप्लायंस आपका एनर्जी कंज्यूम करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी को लेने वाला है, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा पावर काम क्या करते हैं, फ्यूज उसमें अप्लाई करवाते हैं। ये है फ्यूज की वर्किंग। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट विच इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर का आपको पता है, पावर क्या है, अगर किसी की अगर ये 100 वर्क था कुछ भी, अगर किसी की पावर ऐसी है कि मतलब पावर क्या होगा, अगर कोई टाइम कम ले रहा है मतलब इसको 10 दिन में खत्म कर रहा है, एक दूसरा बंदा जो इसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये टाइम कम ले रहा है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, ये टाइम ज्यादा ले रहा है इसकी पावर कम होगी। मतलब क्या है, ऑल ओवर चीजें ऐसे हैं कि कितना वो टाइम ले रहा है, या फिर जो एनर्जी कंज्यूम हुई है या आपकी क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, वो कितने टाइम में हुई है सॉरी, वो कितने टाइम में हुई है, वही क्या है हमारा पावर। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और जब आप यहाँ पे V का वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाता है आपका, ये देखिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, ये क्या हो गया आपका आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे V की वैल्यू कुछ नहीं किया, V की वैल्यू रखी है, तो पावर इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, आपकी पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के है, और जो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देखो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका पावर कम बनेगी, उतना ज्यादा पावर कम बनेगी, मतलब उतना ज्यादा करंट क्या होगा, कम बनेगा। ये रेशो, ये जो रिलेशन है वो यही दिखा रहा है कि जितना अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपको पावर कम मिलेगी, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस कम से मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यही दो रिलेशन आपके दिखा रहे हैं। ये जो पावर को इलेक्ट्रिक जो आपकी पावर है उसको मेजर किया जाता है वॉल्ट्स में। जो कमर्शियल है, जो आपका वॉट है, जो आपका वॉट है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट है। कमर्शियल के लिए हम यूज करते हैं किलोवाट, जो कि हमारा 1 किलोवाट होता है हमारा 3.6 मेगा जूल्स के बराबर, जूल्स के बराबर आपका होता है। यहां तक इस वीडियो में हमने अपना कंप्लीट किया है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वन शॉर्ट वीडियो में। इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा ब्राइट वाइब क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप जाके इसका लिंक लेकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसके एमसीक्यू और इसका पीडीएफ पूरा का पूरा मिल जाएगा।